जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 6 सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर सेकंड का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन में भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान। इसके पहले अगर सिलेबस आपने नहीं देखा है या सिलेबस आपको ना पता हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जियोग्राफी पेपर सेकंड क्लासेस BA 6 सेमेस्टर की। वहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन से आपको जियोग्राफी अब नेक्स्ट क्लासेस धीरे धीरे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, इसलिए चैनल पर बने रहें। और ये जो क्लासेस हो रही हैं या फिर सिलेबस का PDF आपको चाहिए, नोट्स चाहिए, ये जो क्लासेस हो रही हैं चैप्टर वाइज, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो भी क्लासेस यहाँ कराई जाती हैं यूट्यूब चैनल पर, वही नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही साथ आपके लिए एक और बेनिफिट रहेगा, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं कमेंट में आप अवश्य बता दें। आपको टेलीग्राम चैनल पर आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, आपको वहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो हम जियोग्राफी पेपर सेकंड में हमें पढ़ना है एक प्रकार से जियोग्राफिकल थॉट के विषय में। भौगोलिक चिंतन का उद्भव किस प्रकार से हुआ, उसका किस प्रकार से विकास हुआ, इन सभी चीज़ों को हमें जियोग्राफी पेपर सेकंड में पढ़ना है। फर्स्ट में हमने आपको बताया था आपको इंडियन जियोग्राफी पढ़ना था, जिसकी आपको क्लासेस जो हैं वह भी स्टार्ट कर दी गई हैं, उसका चैप्टर फर्स्ट आ गया है, तो आप वह भी वीडियो जाकर अवश्य देखें। दोनों पेपर की आपकी क्लासेस आती रहेंगी और जल्दी ही आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, इसलिए चैनल पर बने रहें, दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो लाइक अवश्य कर दिया करें। साथ ही साथ पूरा लेक्चर देखने के पश्चात कोई भी प्रश्न, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उस प्रश्न का जवाब आपके रिप्लाई करके अवश्य दिया जाएगा, जिससे आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए देखते हैं भारत में जो भारतीय भूगोलवेत्ता प्राचीन समय में थे, उनका भूगोल में क्या योगदान रहा है। हमारे जो आपको देखने को मिलेगा इतिहास में, इस भूगोल के इतिहास में ज़्यादातर नाम आपको देखने को मिलेगा भारतीय भूगोलवेत्ताओं का नाम नहीं दिया गया है। आपको ऐसा लगेगा कि भारतीय भूगोलवेत्ता जो हैं उनका कोई योगदान ही नहीं है, लेकिन आपको आज के इस लेक्चर से पता चलेगा जो भी बातें फ्रेंच के, रसियन, रोमन, ग्रीक जो भी विद्वान हैं जिन्होंने भी बताया है, उससे कई समय पहले वेदों में ये बातें, पुराणों में ये बातें प्राचीन विद्वानों ने बता दिया था। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में भारतीय भूगोलवेत्ताओं के विषय में जानेंगे, उन्होंने क्या क्या बातें हमें बता दी थी प्राचीन समय में ही भूगोल के विषय में। प्राचीन समय जो था उस समय भारतीय भौगोलिक ज्ञान का विवरण जो है, जो विभिन्न स्थल की खुदाई हुई थी, वहाँ पर जो मिले थे विभिन्न सामग्री या तत्कालीन जो ग्रंथ थे उससे प्राप्त हो गया था। लेकिन जो भारतीय आर्यों के आगमन हुआ जब, तब उसके बाद ग्रंथों की रचना हुई और जिनके आधार पर भारत के भौगोलिक चिंतन के बारे में जानकारी हमें मिलती है। आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर हम माने तो वह था ऋग्वेद, और जो विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ भी माना जाता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में खगोलीय भूगोल का भी अच्छा विवरण मिलता है। खगोलीय भूगोल में सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्रों का उसमें भी बात की जाती है, उसके बारे में बताया जाता है। इन ग्रंथों में पृथ्वी की आयु की भी कल्पना की गई है, और इसके साथ साथ पृथ्वी के भौतिक भूगोल और पृथ्वी, वायुमंडल, सागर, महासागर, पवन, बादल, ऋतु परिवर्तन, सभी चीज़ों के विषय में प्राचीन समय में ग्रंथों में बातें कर दी गई थी। प्राचीन समय जो है भौगोलिक ज्ञान के कालक्रमों के अनुसार अगर हम देखें तो उन्हें 5 भागों में बांट दिया जाता है, जैसे कि सिंधु सभ्यता काल 2500 से 1500 ईसा पूर्व, वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, महाकाव्य काल 2500 से 1000 ईसा पूर्व, पौराणिक काल जो है वह 1300 से आपका 300 ईसा पूर्व आ जाता है, और बौद्ध काल 600 से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। तो चलिए देखते हैं सिंधु सभ्यता काल में हमें भूगोल के विषय में, भूगोल के विषय में हमें क्या बताया था उस समय के लोगों ने, उस समय के इतिहास ने। सिंधु सभ्यता काल जब आता है वह 2500 से 1500 ईसा पूर्व रहता है। इस काल में भौगोलिक ज्ञान की जानकारी बहुत कम उपलब्ध होती है, क्योंकि इस काल में रचित कोई अन्य ग्रंथ नहीं मिलता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा इतिहास में, जो सिंधु सभ्यता काल है उसमें लेखन परंपरा आपको देखने को नहीं मिलती है, उसमें लिखने की पद्धति नहीं होती है, इसलिए भूगोल ज्ञान की जानकारी उसमें कम मिलती है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा आदि की खुदाई से प्राप्त विभिन्न सामग्रियों एवं उनके भग्नावशेषों पर लिखी लिपि से उस काल में
भौगोलिक ज्ञान की जानकारी मिल जाती है। जैसे कि जब खुदाई हुई तो उसमें कृषि भूगोल के विषय में पता चलता है। कृषि भूगोल में क्या पता चलता है कि एक प्रकार से जो सिंधु सभ्यता काल था वह भारत कृषि प्रधान देश था। जो सिंधु सभ्यता काल का भारत था वह भारत एक कृषि प्रधान देश था और ऐसा माना जाता है कि कृषि, पशुपालन, शिल्पकला प्रमुख मानवीय व्यवस्थाएं उस समय की थी। और प्राचीन स्थलों की खुदाई से हमें प्राप्त क्या हुए थे? अनाज के दाने, पशु के चित्र, मिट्टी की मूर्तियां आदि से यह निष्कर्ष निकलता है कि कृषि जो है एक प्रकार से उस समय प्रधान कार्य थी सिंधु सभ्यता काल में। दूसरा, हमें मानव भूगोल के विषय में पता चलता है कि सिंधु सभ्यता काल से मानव अधिवासों के संबंध में भी जानकारी हमें प्राप्त होती है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो नगर जो हैं उनका नगर नियोजन किस प्रकार से हुआ था, आपने इतिहास में पढ़ा होगा। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें सिंधु सभ्यता में काल में मिलती है भूगोल वेत्ताओं से। प्राचीन समय में खास हमें पता नहीं चलता है। इसके पश्चात हम देखेंगे वैदिक काल में हमें क्या जानकारी मिलती है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व जो कि रहता है, इस काल में भौगोलिक ज्ञान की जानकारी प्रमुख स्रोतों वेद, ब्रह्मांड ग्रंथ, अरण्यक एवं उपनिषद आदि थे। मतलब ये सभी उस समय के स्रोत थे, उस समय के भौगोलिक ज्ञान की जानकारी प्राप्त करने के लिए। क्या क्या? वेद, ब्रह्मांड, ग्रंथ, अरण्यक एवं उपनिषद, ये सभी चीज़ें। वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। इसकी ऋचाओं में पर्वत के बारे में, नदियों के बारे में एवं तत्कालीन आदिवासियों का उल्लेख मिलता है। सृष्टि रचना, सूर्य की विशेषता एवं उसका प्रभाव, सौरमंडल एवं जीवों के विकास का उल्लेख उसमें मिलता है। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में वायुमंडल का भी उल्लेख मिलता है। इसमें उलेमा, परमा और तृतीया नामक वायुमंडलीय परतें बताई गई हैं। ऋग्वेद में बता दी गई थी उलेमा, परमा, तृतीया, ये 3 परतें वायुमंडल की बता दी गई थी ऋग्वेद में। अथर्ववेद में विश्व उत्पत्ति एवं ब्रह्मांड विज्ञान का पर्याप्त ज्ञान देखने को हमें मिलता है। इसमें पृथ्वी के ग्रही संबंधों, भू आकृति की स्थलाकृति, पर्वतों, नदियों, जलवायु एवं ऋतु विज्ञान, वनस्पति वर्ग, जंतु वर्ग, खनिज, पशुपालन, कृषि उत्पादनों एवं व्यवसायों, परिवहनों और मार्गों, नगर एवं राजनैतिक प्रदेशों के वर्णन मिलते हैं। इनके अतिरिक्त भूकंप, बाढ़ों, गेहूं, चावल एवं गन्ना आदि का भी उल्लेख मिलता है। आपको हम बता दें, आपका जो सिलेबस है भौगोलिक चिंतन का उद्भव, इसमें बहुत से विद्वानों के मत आपको पढ़ने हैं, उनका एक प्रकार से भूगोल में क्या योगदान रहा, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। अगर हम इसे रट कर याद करेंगे तो यह हमारे लिए जो टॉपिक है या हमारे लिए जो सिलेबस है वह एक प्रकार से बहुत टफ हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे कहानी के माध्यम से पढ़ें कि किस प्रकार से हमें जो हमारा सिंधु सभ्यता काल हमने आपको बताया उसमें आप याद कर सकते हैं। याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, कहानी के रूप में आप जान लेंगे कि हमें वहाँ खुदाई से कुछ अवशेष मिले थे, लिखित सामग्रियाँ बहुत कम उपलब्ध थी, जो लिपियाँ मिली थी, जो वहाँ पर कुछ शेष अनाज मिले थे। इन सभी चीज़ों से पता चलता है कि कृषि उस समय प्रधान थी, कृषि प्रधान देश हमारा था सिंधु सभ्यता काल में। साथ ही साथ आपको यह भी पता चला कि मानव भूगोल में काफ़ी उस समय विकास था, क्योंकि नगर का नियोजन बहुत ही अच्छे प्रकार से किया गया था। नालियों की व्यवस्था थी, रोडों की, चौड़ी रोडों की व्यवस्था थी। इन सभी चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक कहानी के माध्यम से याद कर सकते हैं। अब आ गया वैदिक काल। वैदिक काल भी ऐसे आप याद कर सकते हैं। वैदिक काल में हमें जो वेद मिले, वेदों में हमें भूगोल के बारे में जानकारी मिली। जो वेद हैं उनमें हमें एक प्रकार से जो कौन कौन से स्रोत हैं उनमें जो हमारे उस समय के, जैसे कि वेद, ग्रंथ और उपनिषद, अरण्यक, ये सभी चीज़ें जो स्रोत हैं उनमें हमें देखने को मिला। क्या क्या चीज़ें? उनमें हमें पर्वतों के बारे में देखने को मिला, नदियाँ, और उस समय के जो आदिवासी थे उनके विषय में हमें वेदों में देखने को मिलता है। साथ ही साथ सृष्टि रचना देखने को मिलती है, अर्थात संसार की रचना किस प्रकार से हुई, सूर्य की विशेषता क्या है और सौरमंडल एवं जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ, इन सभी चीज़ों का उल्लेख इसमें हमें मिलता है। साथ ही साथ भूकंप, बाढ़, गेहूं, चावल एवं गन्ना आदि का उल्लेख भी मिलता है। तो यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। आप कहानी के माध्यम से समझते चलिए, क्योंकि किसी और के विचार को अगर आपको समझना है तो उसे समझना ही है, उसे रटना
नहीं है। तो आप समझते चलिए, टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे। जो भी आपको ना समझ में आए तथ्य, जो भी टॉपिक, जो भी आपको पॉइंट ना समझ में आए, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए करिए। चलिए देखते हैं तीसरा जो काल था महाकाव्य काल, जो कि 2500 से 1000 ईसा पूर्व तक चलता है। और इस काल के प्रमुख ग्रंथ जो हैं वह रामायण और महाभारत हैं। इस समय जो हमारा ग्रंथ था रामायण और महाभारत, इसमें भूगोल के विषय में क्या जानकारियाँ मिलती हैं, यह भी आप कहानी के माध्यम से ही समझेंगे। जैसे कि रामायण में सूर्यवंशी राजा दशरथ एवं उनके पुत्रों का वर्णन, दशरथ के अश्वमेध यज्ञ में मिथिला, कैकेयी एवं दक्षिणापद आदि के वर्णन से स्पष्ट होता है कि पहले भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा था। आपको कैसे पता चला? क्योंकि जब रामायण ने सूर्यवंशी एक प्रकार से जब यज्ञ के लिए उन्होंने अश्वमेध छोड़ा था तो बहुत से राज्यों से होकर गुजरा था, जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। अंत में जाकर लव और कुश ने युद्ध को स्वीकार किया था। तो इस प्रकार आपने समझा, भारत जो था पहले बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। यह एक मानव भूगोल के अंतर्गत आके आ जाएगा। रामायण के उल्लेख के अनुसार उस समय पृथ्वी के मध्य का भाग जम्बू द्वीप कहलाता था। आप वो भी सुने होंगे जो लव कुश गाते हैं, जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवशेक नगरी है, विख्यात अयोध्या धाम की, यह जन्मभूमि है पवन पुत्र श्री राम की। आपने यह भी सुना होगा। तो आप रिलेट करके जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उस समय भारतीयों का विश्वास था कि पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मलोक, नीचे पितृलोक, पश्चिम में वरुण लोक एवं पूर्व में देवलोक स्थित है। उस समय पृथ्वी पर 4 सागरों, खारा सागर, रक्त सागर, दुग्ध सागर एवं मीठा सागर। खारा सागर कहाँ पे था? बंगाल की खाड़ी में। रक्त सागर, लाल सागर जो था उसे कहा जाता था। दुग्ध सागर जो है वह वर्तमान के आर्कटिक सागर है। और मीठा सागर जो है वह जम्बू द्वीप की झीलों को कहा जाता था। इन सभी चीज़ों का विवरण आपको कहाँ मिलता है? रामायण में। जम्बू द्वीप के उत्तर में 6 पर्वतमालाओं का वर्णन किया गया था। लंका, यवन द्वीप, पदम चीन, स्वर्णरूपेयक के विवरण से स्पष्ट होता है कि उस समय जल व स्थल के यातायात मार्ग विकसित थे। आप जब देखे होंगे रामायण तो उसमें जल मार्ग उपस्थित थे, क्योंकि राम जब वन जाने लगते हैं तो एक जो पार कराता है उसे क्या कहते हैं? मल्हार, वह पार कराता है। तो इससे आपको क्या पता चला कि उस समय जल में भी चलने के एक प्रकार से साधन उपलब्ध थे। अब हम देखेंगे महाभारत से क्या चीज़ें पता लगती हैं भौगोलिक। महाभारत में वर्णित भौगोलिक ज्ञान वेदों में मेल खाता है। महाभारत में मेरु पर्वत को विश्व का केंद्र बताया गया है। किसमें बताया गया है? महाभारत में। अभी हम विद्वानों के विषय में जानेंगे, जिसमें से 5-6 विद्वान हैं जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। हालांकि उनका नाम नहीं आता है, क्योंकि यह भी हम आपको बताएंगे अभी क्यों उनका नाम नहीं आता है। योगदान उन्हीं का सबसे पहले है और नाम उनका नहीं आता है। आपको इरेटोस्थनीज जो हैं उनको भूगोल का पिता कह दिया जाता है, लेकिन जो इरेटोस्थनीज ने बताया हुआ है वह प्राचीन समय में ही भारत के जो महर्षि मुनि थे उन्होंने बता दिया था अपने वेदों में, ग्रंथों में। इन सभी बातों को आगे चल के हम क्लियर करेंगे। आगे देखेंगे, इसके उत्तर पूर्व में कुरु प्रदेश, उत्तर पश्चिम में भद्रा, वर्ण तथा दक्षिण पश्चिम में केतुमाला प्रदेश स्थित बताए गए हैं। इसके उत्तर में नील, श्वेत एवं सिंगवान तथा दक्षिण में निषाद, हेमकूट तथा हिमालय पर्वत बताए गए हैं। मेरु एवं नील के मध्य इलावृत्त, नील एवं श्वेत के मध्य श्वेत वृत्त और श्वेत और सिंगवन के मध्य हिरण्य वृत्त तथा सिंगवन से उत्तर ऐरावृत्त है। इसे आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, नहीं तो ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। आगे देखेंगे, महाभारत काल में पृथ्वी को गोल तस्तरी के रूप में बताया गया है। जम्बू द्वीप को पृथ्वी के मध्य बताया गया है और पृथ्वी के उत्तर सिरे पर दुग्ध सागर एवं दक्षिणी सिरे पर खारा सागर बताया गया है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था हमने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया कि महाभारत में क्या बताया गया है। जो पृथ्वी है उसे एक गोल तस्तरी के समान बताया गया है और जम्बू द्वीप को पृथ्वी के मध्य बताया गया है और पृथ्वी के उत्तर में क्या है? दुग्ध सागर, दक्षिणी सिरे पर खारा सागर है। यह महाभारत में एक बताया गया था। आगे हम देखेंगे पौराणिक काल के विषय में।
पौराणिक काल जो है 1300 से 300 ईसा पूर्व चलता है। पुराण वेदों की तरह भारत भी प्राचीन ग्रंथ के समान है। पुराणों की रचना का समय 1000 से 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पुराण का अर्थ ही है पुराना। पुराण का क्या अर्थ होता है? पुराना। हमारे देश में 18 पुराण है, जिसमें विभिन्न युगों के दर्शन, धर्म, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, भूगोल आदि का संकलन देखने को हमें मिलता है। जिसमें से कुछ पुराणों के नाम आपको हम बता दें तो ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, वराह पुराण आदि इनके नाम आते हैं। पौराणिक भूगोल की विवेचना सुप्रसिद्ध भूगोलवेत्ता स्वर्गीय प्रोफेसर मुजफ्फर अली ने अपनी पुस्तक पुराणों का भूगोल में की हुई है। जो इन सभी वेदों में, पुराणों में जो भी तथ्य भूगोल के विषय में बताए गए हैं, उनका संग्रह करके प्रोफेसर मुजफ्फर अली ने अपने पुराणों का भूगोल नामक पुस्तक में सभी बातें बता दी हैं। तो हम उन तथ्यों को ही जान लेंगे तो हमें सभी एक प्रकार से पुराणों को, वेदों को नहीं जानना होगा। तो इन पुस्तकों में पुराणों में निहित भौगोलिक जानकारी का विवेचन कर उसे आधुनिक भूगोल के संदर्भ में किसने स्पष्ट किया है? प्रोफेसर मुजफ्फर अली ने किया है। पुराणों के संकलन के स्रोत वेद हैं, उपनिषद हैं, रामायण, महाभारत, खगोलीय ज्ञान, यात्रा वृत्तांत, इन सभी चीज़ों का एक प्रकार से जो भी भौगोलिक चीज़ें हैं पता चलती हैं, इन सभी स्रोतों से उसका संकलन करके प्रोफेसर मुजफ्फर अली ने अपनी पुस्तक पुराणों के भूगोल में जो तथ्य बताए हैं हम उनको जानेंगे। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे अपने विद्वानों के बारे में। उन्होंने पहला प्रमुख तथ्य बताया है कि पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति का ही एक केंद्र रहा है, मतलब एक ही केंद्र रहा है, एक ही जगह से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, ना कि अलग अलग जगहों से। यह पाश्चात्य धारणा गलत है कि मानव की उत्पत्ति अनेक केंद्र रहे हैं। आगे हम देखेंगे दूसरा उनका तथ्य है कि एक उत्पत्ति केंद्र से मानव समूहों का प्रसरण 7 प्रदेश में हुआ, जहां उन्होंने अपनी संस्कृति विकसित की। आधुनिक विचारधारा भी मानव प्रगति को 7 जलवायु प्रदेशों में विभक्त मानती है। जो प्राचीन समय में वेदों पुराणों में कहा गया था वह सत्य भी है। वह कहते हैं कि जो मनुष्य है उसकी उत्पत्ति एक जगह पर हुई थी और उसी एक स्थान से 7 अलग अलग प्रदेशों में वह फैल गए और अलग अलग संस्कृतियों को उन्होंने विकास किया, जो कि आज 7 महाद्वीप उपस्थित भी हैं। यह बातें उन्होंने सत्य बहुत पहले ही बता दी थी। आगे देखेंगे इन 7 प्रदेशों में से एक जम्बूद्वीप से 9 मानव समूह पृथ्वी के 9 उप प्रदेशों में आवासित हुए। ऐसा एक उप प्रदेश भारत भी है। आगे देखेंगे अगला क्या बताया गया पुराणों में। पुराणों में महाद्वीपों, महासागरों, नदियों, पर्वतमालाओं तथा भारतवर्ष के प्रदेशों का वर्णन निहित है। भारत में 4 जातियां बतलाई गईं। यूनानी एवं अरब देशों में पुराणों में वर्णित भूगोल का अनुसरण किया गया और यूनान के 7 जलवायु प्रदेशों की संकल्पना पुराणों से ले ही गई थी। जो यूनान आगे चलकर 7 जलवायु प्रदेशों की संकल्पना लेता है वह कहाँ से लेता है? पुराणों से ही लेता है। लेकिन पुराणों का नाम और किस विद्वान ने उस पुराण को लिखा था उसका नाम भौगोलिक इतिहास में विकास में नहीं आया, और वह जो यूनान आपके पुराणों से पढ़कर उन्होंने बताया उनका नाम आ गया। आगे देखेंगे पुराणों में मेरु पर्वत की स्थिति को चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरा बताया गया है। ये सभी पर्वतमालाएं कगार बनाती हैं। पामीर के पठार की कल्पना, जिसमें तिब्बत के पठार की विशेषताएं भी मिली हैं। आगे देखेंगे अगला पॉइंट है पुराणों में वर्तमान नदियों का भी उल्लेख है। उनके अनुसार सभी नदियां झीलों से निकलती हैं जो पर्वत के हिम पिघलने से बनती हैं। नदियां भूमिगत आर पार बहती हैं और सभी प्रमुख नदियों की सहायक नदियां भी हैं। पुराणों में 4 प्रमुख नदियां बताई गई हैं: गंगा, चक्षु नदी, सीता नदी, भद्र सोम नदी। देखिए आपको सभी बातें सत्य लग रही होंगी, क्योंकि हिम से पिघल कर ही नदियों का निर्माण होता है और ये सभी चीज़ें बनती हैं क्या? नदियाँ। अगला पॉइंट उन्होंने दिया था पुराणों में मेरु पर्वत के उत्तर में 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं। नील पर्वत जो कि आपका है वह तियानसान पर्वत, श्वेत पर्वत जो इस समय का अक्साई चीन है, और सिंगवान पर्वत उन्होंने बताया था जो किरधिज पर्वत का भी विवरण वहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि उन्होंने बताया था। अगला और हमारा अंतिम काल है बौद्ध काल। बौद्ध काल है 600 से 200 ईसा पूर्व। प्राचीन भारत के भौगोलिक चिंतन में बौद्ध काल का भी महत्वपूर्ण योगदान हमें देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बिहार से बोधगया नामक स्थान पर
ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था, अंधविश्वास, भेदभाव, अज्ञान तथा धार्मिक जटिलता अपने चरमोत्कर्ष पर थी। अतः यह काल प्राचीन भारतीय भूगोल का भ्रमयुक्त काल कहलाता है, क्योंकि इस समय सभी लोग अंधविश्वास में एक प्रकार से ज़्यादा बिलीव रखते थे। उन्होंने पुरानी प्रथाओं को तोड़कर भारतीय समाज का पुनरुत्थान किया। प्राचीन भारत में भूगोल की चेतना धर्म से जुड़ी हुई थी। बौद्ध काल में धर्म का प्रचार जावा, सुमात्रा, सिंघल द्वीप, न्यू गिनी, चीन, जापान, फिलिपाइन द्वीप समूह, मंगोलिया, अफगानिस्तान, टर्की, ईरान, इराक एवं मिस्र तक उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया हुआ था। इस काल में बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार जो है विश्वव्यापी स्तर पर हुआ। इस तरह बौद्ध धर्म का स्थानिक प्रचार तत्कालीन भौगोलिक ज्ञान का प्रतीक है। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी थी, वृक्षों, पशु पक्षियों एवं कीड़े मकोड़ों पर दया का भाव प्रदर्शित किया, जो तत्कालीन पारिस्थितिक चेतना का एक प्रकार से प्रतीक है। बस यही, ज़्यादा कुछ खास बौद्ध काल में कोई योगदान नहीं था भूगोल के संबंध में। बस यही उन्होंने जो पशु पक्षी हैं उनके प्रति भावना जगाने के लिए कही थी। आगे हम देखेंगे अब प्राचीन भारत के भूगोलवेत्ता के विषय में, और यह हमारा इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे आपको पूछे जाएंगे। तो हम पढ़ेंगे भारत में कौन कौन से भूगोलवेत्ता हुए जिन्होंने क्या क्या बातें बताई। विश्व का प्राचीनतम ज्ञान जो है वह भारतीय प्राचीन ग्रंथों से मिलता है। रामायण और महाभारत काल से लेकर 12वीं शती ईस्वी तक अनेक भारतीय विद्वानों ने विभिन्न भौगोलिक पक्षों का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया हुआ है। प्राचीन काल में भूगोल नाम का कोई अलग विषय नहीं था। यह तो आपको भी पता होगा कि जो भूगोल शब्द है वह पहले नहीं था। ये अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों की, ऐसे जैसे कोई विद्वान होता था उस समय, जैसे अरस्तु हैं, प्लेटो हैं, तो प्लेटो ने दिया हुआ है अपना विचार राजनीति में भी, एक प्रकार से अर्थशास्त्र में भी और गणित में भी, और साथ ही साथ आपके इस विषय भूगोल में भी उन्होंने कुछ अपने विचार दिए हुए थे। क्योंकि पहले के जो विद्वान हुआ करते थे वह किसी विशेष विषय क्षेत्र के नहीं हुआ करते थे, क्योंकि किसी विशेष भूगोल नाम का जो विषय है उस समय उपस्थित नहीं था। तो उस समय उन्होंने जो खगोल के विज्ञान के विषय में बताया वह अब जाके भूगोल के क्षेत्र में आ गया है। तो एक प्रकार से कहा जाता है कि भूगोल में उनका क्या योगदान रहा है। आगे हम देखेंगे, धरातलीय तथा आकाशीय पिंडों से संबंधित अध्ययन क्षेत्र शास्त्र के रूप में प्रचलित था, इसीलिए भूगोल और खगोल को एक दूसरे से संबंध माना जाता है। गणितीय भूगोल और खगोलीय भूगोल प्राचीन भूगोल के प्रमुख पक्ष थे। इसके साथ ही भौतिक तथा मानवीय तथ्यों के प्रादेशिक वर्णन भी इसके अंतर्गत समाहित होते थे। प्राचीन काल में प्राचीन भारत में प्रमुख विद्वान जो थे जिन्होंने बताया था, उनमें से सबसे पहले आते हैं कौटिल्य जी, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, यह 4वीं शती ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त 322 से 298 ईस्वी पूर्व तक जो कि शासन करता है, जिसका कार्यकाल रहता है, उसके गुरु और प्रधानमंत्री थे। जो 4वीं शती में एक प्रकार से मौर्य समाज का संस्थापक चंद्रगुप्त होता है, उसी के गुरु थे कौन? कौटिल्य, चाणक्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी भारत के व्यापारिक तथा राजनीतिक संबंधों की भौगोलिक विवेचना की गई थी। जो अर्थशास्त्र नामक बुक है, आप कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा कि यह किस विषय के लिए लिखी गई थी। आप कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर नहीं आता है तो आप पूछ भी सकते हैं, आपको बाद में बताया जाएगा, या फिर आप कहीं से उसको सर्च करके ज़रूर बताइएगा कि जो उन्होंने अर्थशास्त्र प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था वह किस विषय में लिखा था। समाजशास्त्र में के विषय में, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, किस विषय में उनका यह ग्रंथ था, यह कमेंट करके आप हमें अवश्य बताएंगे, जिससे आपके नॉलेज की भी जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। आगे देखेंगे, इस ग्रंथ में प्राचीन भारत की कृषि व्यवस्था, औद्योगिक प्रगति, व्यापार तथा व्यापारिक मार्गों आदि का वर्णन किया गया था। अर्थशास्त्र में राजनीतिक भूगोल से संबद्ध महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसमें पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला आदि कई नगरों का भौगोलिक एवं राजनीतिक
वर्णन किया गया था। बस यही उनका योगदान था, ज़्यादा योगदान नहीं था। आर्यभट्ट ने क्या योगदान दिया? प्राचीन भारत, जो कि 4वीं शताब्दी के प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी आर्यभट्ट थे, उनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की आकृति गोलाभीय बताया, मतलब उन्होंने ही सर्वप्रथम बताया हुआ था कि जो पृथ्वी है उसकी आकृति गोल है, और पृथ्वी के व्यास की और परिधि का परिकलन उन्होंने किया था। उन्होंने पृथ्वी की परिधि लगभग 24,835 मील बताया, जो कि वर्तमान के 24,901 मील के लगभग बराबर है। अर्थात उस समय न किसी उपकरण के न किसी साधन के उन्होंने लगभग एग्जैक्ट बता दिया था पृथ्वी की परिधि क्या है, पृथ्वी की आकृति क्या है। उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच बदलती स्थितियों को बताया और प्रतिपादित किया कि पूर्णिमा की रात में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने पर चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ता है। देखिए, प्राचीन समय में भी इन बातों को आर्यभट्ट ने बता दिया था, लेकिन इसका श्रेय इन्हें नहीं मिलता है। जो ग्रीक के कुछ विद्वान हैं, फ्रेंच के विद्वान हैं, रोम के विद्वान हैं, वह आगे चलकर इन्हीं बातों को बताते हैं और उनको भूगोल में इस चीज़ का श्रेय मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? भारतीयों को श्रेय क्यों नहीं मिला है? क्योंकि इन्होंने व्यवस्थित क्रम में इन सभी बातों को कहीं पर प्रस्तुत नहीं किया था। इन्होंने अपना ग्रंथ लिख दिया था, ग्रंथ में अन्य सभी बातें लिखी थी, उसी बीच में इन सभी बातों का विवरण इन्होंने किया था। अगर यह इस सभी बातों को एक प्रकार से कहीं पर प्रस्तुत करते तो उस समय यह जो बातें हैं इनके नाम से प्रतिपादित की गई होती। आर्यभट्ट की प्रमुख कृति आर्यभट्टियम है। सर्वप्रथम उन्होंने खोज की थी कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है। अभी आपको जब हम बताएंगे ग्रीक के विद्वानों के विषय में, इसके पश्चात यह प्राचीन काल का समय है एक प्रकार से। उस समय इन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी जो है वह चक्कर लगाती है और सूर्य स्थिर है। लेकिन इसके आने वाले समय में भी कुछ विद्वान हैं जो बताते हैं कि सूर्य चक्कर लगाती है पृथ्वी का, क्योंकि आपको दिखाई देता है कि आप एकदम स्थिर हैं, आपको ऐसा अनुभूति होती है, और हमारा सूर्य जो है वह पूरब में उदय होता है और पश्चिम में जाकर अस्त होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी ये सभी बातें हैं यूनिवर्सल फैक्ट के रूप में आपको बताई भी जाती हैं, लेकिन न कभी पृथ्वी अस्त होता है न कभी उदय होता है, वह निरंतर चलता रहता है। हर एक समय कहीं ना कहीं आपका सूर्योदय होता है, हर एक समय कहीं ना कहीं आपका सूर्य अस्त होता है। आगे हम देखेंगे वराह मिहिर का क्या योगदान था। वराह मिहिर जो है वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे, जो कि 375 से 415 ईस्वी के मध्य था, और गुप्त काल के दूसरे प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी थे। उन्होंने पंच सिद्धानिका नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें खगोलिकी की 5 पद्धतियों की व्याख्या की गई। वे पृथ्वी के किसी बिंदु के अक्षांश ज्ञात करने की विधि से परिचित थे। उन्होंने गणित में दशमलव के प्रयोग और महत्व से भारतीयों को अवगत करा दिया था। तो दशमलव का खोज किसने किया था? वराह मिहिर ने किया हुआ था। बृहद जातक, बृहद संहिता और लघु जातक वराह मिहिर के अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं। वराह मिहिर ने सिद्ध किया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। अर्थात इसके पहले हमने बताया, आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। उसके पश्चात वराह मिहिर ने यह भी बता दिया कि चंद्रमा जो है वह एक प्रकार से पृथ्वी का चक्कर लगाती है और पृथ्वी जो है वह सूर्य का चक्कर लगाता है। इन्होंने ग्रहों के संचालन तथा अन्य खगोलीय समस्याओं के अध्ययन के लिए अनेक यूनानी कृतियों का भी सहारा लिया था। अब हम जानेंगे धन्वंतरी का क्या योगदान था। बस ऐसे योगदान पढ़ना है, 2-3 और विद्वान हैं, इसके पश्चात आपका यह चैप्टर हो जाएगा समाप्त। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर आएगा जल्द ही आएगा, इसलिए चैनल पर भी बने रहिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए इतना मेहनत की जाती है तो वीडियो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कोई भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है, कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। तो चलिए देखते हैं धन्वंतरी ने क्या योगदान दिए थे भूगोल के क्षेत्र में। धन्वंतरी जो है प्रमुख आयुर्वेदाचार्य और चिकित्सा विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान थे। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राज्यसभा के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने चिकित्सा के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की विशेषताओं और उनकी उपयोगिता का वर्णन
किया हुआ था। भास्कराचार्य के विषय में जानेंगे। 12वीं सदी जो कि 1114 ईस्वी में इन्होंने एक महान गणितज्ञ और खगोलवेत्ता के रूप में इन्हें जाना जाता था इन्हीं को, और इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि और करण कुतूहल नामक 2 ग्रंथ भी लिखे हुए थे। प्रथम ग्रंथ में अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और ज्योतिष शास्त्र संबंधी जानकारी इन्होंने दी थी, और दूसरे ग्रंथ में कुछ प्रमुख अन्वेषणों का विवरण इन्होंने किया हुआ था। भास्कराचार्य ने बताया कि पृथ्वी जो है वह गोल है और इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति विद्यमान है, जिसके कारण वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। ये देखिए कितना समय पूर्व भास्कराचार्य ने यह बात बता दी थी कि पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल नामक शक्ति, गुरुत्वाकर्षण नामक शक्ति होती है जो अपने आसपास की वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन उनको इस चीज़ का श्रेय नहीं दिया गया है। न्यूटन ने कुछ समय पश्चात यह बातें बता दी हैं, और कहानी भी आपको सुनाई जाती है कि न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, सेब गिरा तो उसने सोचा कि क्यों सेब ऊपर से नीचे गिर रहा था। तो क्या न्यूटन को पहले कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरते हुए नहीं दिखी थी? न्यूटन क्या बचपन में बॉल नहीं खेला था, या कोई कंकड़ पत्थर लेके आम नहीं तोड़ा था क्या उसने? ये सभी बातें कहानी के रूप में आपको बताई जाती हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के विषय में बताया था। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि यह बातें भास्कराचार्य ने प्राचीन समय में ही बता दी थी। उन्होंने पृथ्वी को 360 डिग्री में विभाजित किया और अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं द्वारा नगरों की अवस्थित निर्धारित करने में उनका उपयोग किया। ये बातें जो हैं हेरोडोटस जाके ग्रीक विज्ञानी आगे चलकर बताता है, जो ग्रीक विज्ञानी है एक, यह बातें आगे चलकर बताता है और उसको श्रेय मिल जाता है। लेकिन सोचिए प्राचीन समय में ही भास्कराचार्य ने ये सभी बातें बता दी थी। भास्कराचार्य ने पृथ्वी को गोल मानकर ही सारी गणनाएं की हुई थी। अब हम जानेंगे ब्रह्मगुप्त ने क्या किया था। गुप्त काल के तीसरे प्रमुख खगोलवेत्ता ब्रह्मगुप्त वराह मिहिर के समकालीन थे। उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य नामक ग्रंथ लिखे, जिनमें खगोलकीय भूगोल संबंधी तथ्य और सिद्धांत दिए गए हैं। उन्होंने तेल, जल और पारा से घूमने वाले कुछ यंत्रों का भी वर्णन किया हुआ है। ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी का व्यास 1581 योजन 7905 मील बताया था, जो कि पृथ्वी के वास्तविक जो व्यास है 7925 उसके लगभग समान बताया था। सोचिए प्राचीन समय में न किसी उपकरण भी न किसी साधन के उन्होंने लगभग एग्जैक्ट बता दिया था। अब हम आगे देखेंगे कालिदास जी के विषय में। कालिदास जी ने क्या खगोल विज्ञान या भूगोल में क्या अपना योगदान दिया हुआ था। संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समकालीन माना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी जिसे नवरत्न कहा जाता था, और कालिदास उन नवरत्नों में अग्रगण्य थे। कालिदास ने 7 ग्रंथों की रचना की। रघुवंश, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम। इनमें प्रकृति चित्रण के साथ ही साथ स्थानों और मार्गों का विवरण मिलता है। ऋतुसंहार में खड़ ऋतु का वर्णन किया गया है, और मेघदूत में मेघपथ का भौगोलिक वर्णन देखने को आपको मिलता है। इस प्रकार चैप्टर हुआ समाप्त। आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता चला होगा कि कितना योगदान भारतीय भूगोलवेत्ताओं का था, भारतीय विद्वानों का था, लेकिन उन्हें श्रेय नहीं मिलता है। आज का जो समय है, उस समय अगर भूगोल में योगी जी का राज होता तो नाम चेंज करके उसका भी भूगोलवेत्ता जो हैं, हमारे भारतीय के प्राचीन भूगोलवेत्ता जो हैं, उनको श्रेय दे दिया जाता नाम बदल के। लेकिन जो बातें बता दी गई हैं एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि श्रेय दिया गया है जो ग्रीक के हैं उन लोगों ने, क्योंकि एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको प्रस्तुत किया था और इन्होंने बहुत प्राचीन समय में बता दिया था, लेकिन इन बातों को कहीं पर प्रस्तुत नहीं किया था। इस प्रकार भारत के विषय में आपने जाना, अपने वेदों के विषय में आपने जाना, अपने पुराणों के विषय में, अपने प्रसिद्ध जो आपके विद्वान हैं उनके विषय में जाना कि कितना पहले उन्होंने ये सब बातें बता दी थी। इस प्रकार आपका चैप्टर होता है समाप्त। अगले चैप्टर में जल्द ही मिलेंगे। कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। यह जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।